औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आर सिक्स लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो डिस्कशन का सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपको डेली में एक टॉपिक जो है वो असाइन किया जाता है और डेली हमारी आई थिंक 8:30 पीएम पे हमारी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होती है। तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, फिर आपका रिस्पॉन्ड दिया जाता है। अगर कहीं पे क्लैरिफिकेशन नहीं होती तो फिर मैं उसको उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करता हूँ। तो बेसिकली ये जो सेशन है इसका अरेंज करने का हमारा पर्पस जो है ना वो ये है, एक तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उसके ऊपर जो है ना हम फोकस करें कि हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है पैनल को इंटरव्यू में। और दूसरा पेपर के हवाले से भी अगर हम बात करें तो क्योंकि पेपर पीपीएससी का जितने भी हैं वो सारे कंसेप्चुअल पेपर आ रहे हैं, और कंसेप्चुअल स्टडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए और आपकी जो रिटन एग्ज़ाम है उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए जी आज हमारा लेक्चर नंबर सिक्स सिक्स है, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमनिस्टिक्स स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसका जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट इज़ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, या फिर हम इसको व्हाट इज़ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी ये भी कह सकते हैं। जी सर, जुनैद साहब करें रिस्पॉन्ड जी इस क्वेश्चन के ऊपर। जुनैद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? माइक ऑन करें प्लीज़। जी जी सर जी, थोड़ा इशू आ रहा था। ये सर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे आज हमने बात करनी है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहता है कि दे गिव मोर वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग्स, कि वो ह्यूमन को जो है वो ज्यादा अहमियत देते हैं। एंड दे से दैट मैन इज नॉट ए मशीन, they ठीक can है। favor man, and they, according to the humanistic psychology, they say that man can free will, free decision, and he can his own decision making power and free choices and respect. ओके। Basically, is in any society or any nation, throughout worker to manager, every person have its own will and his own power making decision and choices, and he also have his own self respect। कि अगर एक वर्कर भी है किसी कंपनी में तो उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और उसको भी चॉइसेस का और अपने डिसीजन लेने का वैसे ही हक है जैसा कि उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे बैठे हुए शख्स को, या मैनेजर कह लें या कोई बड़े ओहदे का शख्स है उसको है। फिर ये बात करते हैं कि मैन कैन ब्रिंग चेंजेस इन इन हिम और हर बाय चेंजिंग हिज एनवायरनमेंट, कि इंसान जो है वो अपने अंदर चेंज ला सकता है। कैसे? कि वो अपने एनवायरनमेंट में चेंज ले आकर, अपने माहौल में चेंज लाकर अपने आप को जैसा वो बनाना चाहे या जिस सांचे में वो ढालना चाहे या जिस पोजीशन में वो अपने आप को लाना चाहे तो वो लेके आ सकता है, कि उसके पास इतनी पावर है। ही कैन हिज एबिलिटी टू चेंज हिमसेल्फ। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि ह्यूमन शुड बी स्टडी नॉट एज एनिमल। जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि ह्यूमन और एनिमल्स का जो बिहेवियर है वो सेम है। अगर हम ह्यूमंस पे तजर्बात कुछ ऐसे थे कि नहीं कर सकते थे, अगर हम वो एनिमल्स पे तजर्बात करते हैं और उनके रिजल्ट जो हैं एज इट इज उनको हम ह्यूमन के बिहेवियर पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि नहीं जी, इस तरह हम नहीं कर सकते। अगर हमने इंसान के बिहेवियर को देखना है, इंसान की पर्सनैलिटी को देखना है, तो हमें उस बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तब जाके
according to this, human and animals not have similar characteristics or have same characteristic or abilities, or they not have shared behavior. Moreover, they says the human should be every human हैव हिज ओन पर्सनैलिटी, कि इंसान जो है, हर एक इंसान जो है वो अपनी एक आजाद शख्सियत रखता है। अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उसको थारोली स्टडी करना पड़ेगा, तब हम जाके उसके बारे में जान सकते हैं। ये नहीं कि हम किसी एक शख्स के बारे में जानकर, उसकी एबिलिटीज के बारे में जानकर उसको थ्रू आउट ग्रुप या क्लास पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहते हैं कि एवरी person has his own personality, and if we know about them, then we study his personality thoroughly. और इसके जो एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मास्लोज हैं, इसमें रॉजर्स हैं, ये जो हैं ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स के जो हैं ये एक्सपोनेंट्स हैं, ये उनके फॉलोअर्स के हैं। और बेसिकली इस स्कूल ऑफ थॉट्स का पर्पस ये था कि इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन बीइंग्स, नॉट एनीथिंग, एंड दिस इज any human has his own feelings, has his own choices, has his own decision making power, and man is not like a machine. ओके सर। सर आपने जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने जोन ऑफ एजुकेशन से ये सारा जो टॉपिक है ना ये पढ़ा है, ऐसा ही है? जोन ऑफ एजुकेशन से पढ़ा है, और एक सर क्रक्स है, जी सर। उससे भी मैंने देखा था, उसके नोट्स बनाए थे क्रक्स और जोन ऑफ एजुकेशन से। हाँ, क्रक्स क्योंकि एक है बुक, क्योंकि सर आपका जो वो नॉलेज है गालबन। वो नॉलेज आपका बता रहा है कि आपने प्री मेड जो चीज़ें हैं वो यूज़ की हैं, तो इसके रिगार्डिंग जी जी। चलें ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया तो ठीक है। तो नेक्स्ट सर अगर जी कुछ स्टूडेंट देख लेते हैं हम, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो। जी सर, फहीम साहब रिस्पॉन्ड करें जी आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, इसके ऊपर आपने रिस्पॉन्ड करना सर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, ये आई थी अगेंस्ट जो है बिहेवियरिज्म एंड साइकोएनालिसिस। है। जी इनके बिल्कुल। रिस्पॉन्स में इसके इनके रिएक्शन के तौर पर इनके अगेंस्ट में आई थी ये, क्योंकि इनका जो मानना है, जैसे इनके फादर जो है वो अब्राहम मैस्लो हैं, और मेन इसमें जो बहुत बड़ा काम है वो है कार्ल रॉजर का। तो जी मेन अब्राहम मास्लो जो है वो कहते हैं कि आप जाए कि डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट को देखें, या आप जो है वो एनिमल्स पे तजर्बात करते रहें, तो बेहतर है कि आप ह्यूमन जो है उनको अगर आपने उनके बारे में कोई चीज तलाश करनी तो ह्यूमन की ही स्टडी करें। और मेन जो इनका फोकस है वो यही है, जो बुक्स में लिखा हुआ है या जो मुख्तलिफ वीडियोस में जो देखा है सर, आज 2-3 वीडियोस भी देखी थी इसके बारे में, वो यही कहते हैं कि मैन जो है उनकी फ्री विल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैन जो है उनको मशीन की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। तो बाकी ये है कि मैन जो है वो अपने आप को ढाल सकता है एनवायरनमेंट के अंदर चेंज लाके, अपने आप को भी उसके मुताबिक डाल सकता है। वो मैन कैन ब्रिंग चेंज इन हिम बाय चेंजिंग एनवायरनमेंट। और दूसरा कहते हैं कि हर इंसान जो है ना, एवरी मैन इज यूनिक। आप यानी कि उनको अनकंडीशनल जो है वो रिस्पेक्ट दें, यानी कि कंडीशन के हिसाब से नहीं। जैसे कॉर रॉजर जो है उसने अपनी ये क्लाइंट जो है वो सेंटर थेरेपी में भी इसको जो है वो इसका जिक्र किया था। और इन्होंने ये कहा था कि आप जो है कि जो है वो जो पॉजिटिव अप्रोच होती है टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग उसको कंसीडर करें, उनके बारे में नेगेटिव ना सोचें। उनकी तरफ आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके अलावा अब्राहम मास्लो ने जो है वो आगे, वो फिर आगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के ये फादर है, लेकिन आगे उनकी हायरार्की ऑफ नीड्स आ जाती है। लेकिन मेन ये है इसमें जो है वो ह्यूमनिस्टिक
साइकोलॉजी में कि ये मैन को प्रेफर करते हैं कि आप उनको मशीन की तरह ट्रीट ना करें, बल्कि उनकी फ्री विल और डिसीजन मेकिंग जो है आप उनको कंसीडर करें। और अगर इंसानों पर आपने कोई अपनी राय देनी है तो आप इंसानों की ही स्टडी करें। जी बिल्कुल। चलें जी सर, थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। चलिए मैं भी इसको थोड़ा ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर देखा जाए तो जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, जैसा कि ये टर्म जो ह्यूमनिस्टिक है, इसी को अगर हम एनालाइज करें, इसी टर्म को डीपली अगर हम स्टडी करें, तो ह्यूमनिस्टिक का मतलब है कि ये जितना भी स्कूल ऑफ थॉट है, ये सारी साइकोलॉजी जो ह्यूमन है उसके राउंड बोर्ड जो है ना, वो उसके राउंड बोर्ड घूमती है, उसके बारे में बताती है। ह्यूमन को सुप्रीम कंसीडर करती है, सारी अथॉरिटी जो है ना वो ह्यूमन को देती है। तो ये जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, ये कहती है कि इंसान जो है उसको हमने फ्री विल देनी है, हमने उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस देनी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देनी है, ठीक है। हाँ, आप देखिए ना कि हर जो इंसान है उसकी पर्सनैलिटी दूसरे इंसान से डिफरेंट है, उसकी परसेप्शन जो है वो दूसरे इंसान से थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो जो इब्राहिम माज़लू साहब हैं, वो कहते हैं कि हर जो इंसान है वो दूसरे से यूनिक है। यानी कि जो एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो मे बी दूसरे जो इंसान हैं उनके अंदर वो ना हो, कोई ना कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होती हैं जो कि किसी भी इंसान को यूनिक जो है ना वो बनाती हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसा कि सर फ़हीम ने बताया कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, हमारे पास जो बिहेवियरिज़्म है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि बिहेवियरिज्म के अंदर जो है ना वो जे.बी. वाटसन ने कहा है कि हम जिस स्टिमुलस देंगे तो रिस्पॉन्स वगैरह जो है ना वो मिल सकता है और इसी से आपको लर्निंग होती है। लेकिन ये जो हमारी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, इसमें जो हमारे इब्राहिम माज़लू साहब हैं, ये कहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि ह्यूमन का जो माइंड है, उसकी जो मेंटालिटी है, उसकी जो थिंकिंग है, उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर ये नहीं है कि आपने एक इंसान का जो माइंड है, उसकी जो थिंकिंग है, उसको स्टडी किया और बाकी लोगों के ऊपर उसको जर्नलाइज़ कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसने कहा है कि ये हर जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, उसकी अलग एक यूनिकनेस है, जिसकी वजह से वो बाकी जितनी भी ह्यूमन है, उनसे डिफरेंट है। तो इसलिए जब भी हमने किसी इंसान को अगर स्टडी करना है, किसी इंसान को एज़ ए होल हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उस इंसान के जो तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, उनको हमें स्टडी करना पड़ेगा, तो ही हम उसके बारे में जो हतमी डिसीजन है, वो हम ले सकते हैं, ठीक है? पहले तो बिहेवियरिज़्म वाले जो है ना, वो कहते हैं कि हम जी एक जो एनिमल है, उसका बिहेवियर अगर हमने जैसे कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में इवन पावलोव और बी.एफ. स्किनर जो है, उन्होंने एनालाइज़ किया है, ठीक है? तो वो कहते हैं कि हम जी वही जो बिहेवियर है वो इंसान के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इब्राहिम वाज़लू साहब हैं वो कहते हैं कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि अगर आप कहते हैं ना कि एक इंसान और जो जानवर है उसके बिहेवियर को एनालाइज़ करें, तो आप इंसान के बिहेवियर को एनालाइज़ नहीं कर सकते। आप इंसान के बिहेवियर को स्टडी ज़रूर कर सकते हैं। आप जस्ट जो एनिमल हैं, उनके बिहेवियर को आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। आप स्टिमुलस देकर, आप रिस्पॉन्स देकर, आप उनको कोई गिफ्ट वगैरह देकर, कोई पनिशमेंट देकर, रीइंफोर्समेंट करके, आप जो ह्यूमन हैं, उनकी जो यानी कि लर्निंग है, उनकी जो यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक इंसान को, एक ह्यूमन को स्टडी करना है, तो फिर आपको पूरा इंसान को स्टडी करना पड़ेगा। उसके जो लाइफ साइकिल है, जैसे वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मूव करता है। पहली स्टेज को आपको स्टडी करना पड़ेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। तो ये ना एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, तो फिर नेक्स्ट जो स्टेज है इंसान उसकी तरफ मूव करता है। जब दूसरी स्टेज कंप्लीट होती है, तो फिर तीसरी स्टेज पे जो है ना वो मूव कर जाता है। तो यहाँ पे जो इब्राहिम मैज़्लो साहब है ना, वो ये भी परसेप्शन उनकी है, वो कहते हैं कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, वो बाय नेचर, बाय इनेट जो है ना वो गुड होता है, वो अच्छा होता है। हम उसके बारे में
कोई गलत परसेप्शन जो है ना वो नहीं रखते। तो माहौल जो होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग इंसान जो है ना वो अच्छा या बुरा जो है ना वो बनता है। जिस तरह का इन्वायरमेंट अगर हम देते हैं, उसी तरह का इंसान जो है ना वो बनता है, या वो इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, अच्छा इन्वायरमेंट हो या बुरा हो। तो इन्वायरमेंट से वो चीज़ों को क्या करता है, लर्न करता है, चीज़ों को मेमोराइज़ करता है, ठीक है? अच्छा सर, यहाँ पे ना एक इसी से रिलेट एक एक क्वेश्चन जो है वो मेरे माइंड में आ रहा है। तो हमारे पास कौन-सी ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जो कि बात करती है कि हमने बच्चों को जो है ना वो फ्री विल देनी है, हमने फ्रीडम ऑफ चॉइस देनी है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना वो बच्चे को देनी है? जी सर, कौन-सी फ़िलॉसफ़ी बात करती है? ये तो हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो फ़िलॉसफ़ी कौन-सी है? यहाँ से काउंटर क्वेश्चन जो है ना वो मैं करना चाह रहा हूँ, ताकि पता चले कि आपको याद भी है या नहीं। जी सर। जुनैद साहब बताएँगे आप? हमारे पास कौन-सी ऐसी जो फ़िलॉसफ़ी है, जो यानी चाइल्ड की फ्रीडम के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस के ऊपर बात करती है? जी सर। प्रोग्रेसिविज्म। जी सर, प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज़्म तो ये तो एक्शन के बारे में बात करती है, एक्टिविटी के बारे में बात करती है, तो ये तो नहीं है मेरा ख़्याल में। जी सर। जुनैद साहब आप बताना चाहें तो? जी सर। सर आवाज़ नहीं आ रही अब। जी सर, हमारा तो यही सर ख्याल था कि नहीं, नहीं सर, प्रोग्रेसिविज़्म नहीं है सर। प्रोग्रेसिविज़्म जो है ना वो कंटीन्यूअस चेंज की बात करती है। ये हमारे पास जो जॉन डेवी साहब हैं, प्रोग्रेसिविज़्म उन्होंने दी है। जुनैद साहब कोई आइडिया है आपको इसके बारे में? नहीं सर, अभी सर, चलें। चलें नहीं जी सर, मैं आपको आपको बता देता हूँ, हमारे लगता पास जो जी एक्जिस्टेंशियलिज़्म सर, स्कूल ऑफ थॉट है, जो एग्जैक्ट एक्जिस्टेंशियलिज़्म फ़िलॉसफ़ी है, वो हमें बताती है कि हमने बच्चों को जो है ना वो फ्री विल देनी है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन देनी है, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन देनी है। तो ये फ़िलॉसफ़ी ये भी कहती है कि हमने बच्चों को जो है ना वो फ्री विल जब दे दी है, तो बच्चे जब फिर अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्शन करते हैं, तो फिर वो जो एक्शन करते हैं, उन एक्शन के बच्चे खुद रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, उनके ज़िम्मेदार भी होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास जो एक्जिस्टेंशियलिज़्म जो फ़िलॉसफ़ी है, उनकी जी परसेप्शन है, जो कि हमारे पास किर्केगार्ड जो है उन्होंने दी है। ठीक है? ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। शुक्रिया सर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हू इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इब्राहिम मैज़लो जो हैं फादर हैं, वो इसके फाउंडर हैं, ठीक है? तो थर्ड नंबर पे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज़ आल्सो नोन एज़, तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को और क्या कहा जाता है? जी सर, कोई और नाम इसका हो? मिस्टिक का ऑनर। जी सर, कोई आइडिया है? नहीं सर, हमने तो यही ह्यूमन या ह्यूमनिस्टिक ही पढ़ा है। सर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है जो है, इसका दूसरा नाम है मैज़लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैज़लो हायरार्की ऑफ नीड्स भी इसको कहा जाता है, क्योंकि नीड्स की हायरार्की जो है ना ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर उन्होंने डिफाइन की है कि पहले जो बेसिक नीड हैं वो आती हैं, उसके बाद फिर ऐसा-ऐसा नीड्स जो है ना वो फिलफिल होती जाती है, तो इंसान जो नेक्स्ट जो नीड्स हैं, उनकी तरफ जो है ना वो मूव करता जाता है, ठीक है? तो इसको मैज़लो सर वो हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहा जाता है, ठीक है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को। हाउ मेनी स्टेज ऑफ मैज़लो हायरार्की ऑफ नीड्स, कितनी स्टेजेस हैं सर इसकी? 7 है आई थिंक। 7 है चलिए। आई थिंक सर। जी सर? 5 है सर,
5। जी सर, 5 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाती हैं सेफ्टी नीड। सेफ्टी। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग नीड आ जाता है, फिर सेल्फ एस्टीम आ जाता है, और लास्ट पे हमारे पास जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। तो 5 स्टेजेस हैं इसकी। अच्छा, तो हमारे पास जो सबसे पहली जो स्टेज है वो हमारे पास आती है जी, ये फिजियोलॉजिकल नीड। ये फिजियोलॉजिकल नीड सर क्या होती है? सर जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं इसमें सर ये इंसान जो है प्रोनाउंसिएशन, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत है। ये फिजियोलॉजिकल नीड है, ये फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है ना इसमें इंसान जो है वो सबसे पहले चाहता है कि उसको उसकी जो जिस्मानी जरूरियात हैं जी सर। जो उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जैसे खाना है, फूड, जैसे स्लीप है, सोना, जैसे सांस के लिए एयर है, पीने के लिए पानी वाटर चाहिए, उसको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और इसमें वो उसको अपनी जो है वो शेल्टर चाहिए एक। जी तो सर। ये इसकी जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। चलें जी सर। सर इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल नीड इज आल्सो नोन एज। तो फिजियोलॉजिकल नीड का कोई और नाम हो जिस आपके माइंड में, क्या कह सकते हैं हम इसको? कोई है माइंड में? जी सर। बेसिक नीड जी सर, या हम जरूरियात, बेसिक, बेसिक सर नीड भी है। फिजियोलॉजिकल नीड जो है इनको हम बेसिक नीड भी कह सकते हैं, और इनको अगर हम कहें बेसिक के अलावा तो इनको हम सर्वाइवल नीड्स भी कहते हैं। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं ये सर्वाइवल नीड्स होती हैं, इनके बिना इंसान जो अपना वजूद है वो बरकरार नहीं रख सकता, ठीक है। इंसान को जिंदा रहने के लिए अगर सिंपल टर्म में हम इसको डिफाइन करें तो फिजियोलॉजिकल नीड्स वो नीड होती हैं जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। इंसान को जिंदा रहने के लिए इन जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं इनका फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि हमारे पास पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हवा जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें जो है ना इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स से मुराद सर्वाइवल नीड्स हैं, इनके बगैर इंसान अपना जो वजूद है, अपनी जो ज़िंदगी है उसको बरकरार नहीं रह सकता, इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो सबसे पहले इंसान की ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको फुलफिल किया जाता है। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसे हैं, तो आप मार्केट के अंदर मौजूद हैं, आप जनाब गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो ज़ाहिर बात है पहले आप अपनी जो भूख है, अपनी जो प्यास है, ठीक है, वो ख़त्म करेंगे, उसको जो है ना वो सर्व करेंगे। उसके बाद अगर कोई आपने गाड़ी लेनी है, लैपटॉप लेना है, कुछ भी है, एक्टिविटी आपने करनी है, तो वो आप बाद में लेकर जाएँगे। ये इंसान की नेचर है कि सबसे पहले जो फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं, इंसान सबसे पहले उनको फुलफिल करता है, और नेक्स्ट फिर जो स्टेजेस हैं उनकी तरफ मूव करता है, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सर हमारे पास आती है सेफ्टी नीड। जी सर, बताएं सेफ्टी नीड के बारे में, जुनेद साहब। सेफ्टी नीड ये है कि एक बंदा किसी मुआशरे में रह रहा है तो उसको सबसे पहले इस बात की जरूरत होती है कि हुकूमत उस बात उसको इस बात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए हुकूमत से या किसी रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन से कि उसकी जान उसकी माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। यानी कि वो कहीं अगर बाहर निकलता है घर से तो उसे ये खदशा ना हो कि मुझे कोई मर्डर कर देगा। दूसरा ये है कि जब वो घर में होता है तो वो अपने आप को सेफ महसूस करे। मुआशरे में जब इंसान को सेफ्टी नीड्स दूसरों से सेफ्टी मुहैया होगी, उसको इस बात का नहीं होगा कि मैं कहीं बाहर जाऊँगा या मैं मुआशरे में इनसिक्योर हूँ, तो तभी वो फ्रीली काम कर सकेगा। वो कहता है कि वो
एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बन सकेगा, या मुआशरे में वो बेहतर तरीके से एक प्रोडक्टिव रोल अदा कर सकेगा। जब तक उसको इसको देखा जाए तो इंसान के साथ-साथ जो भी, अगर हम जानवर की बात करें, तो उसको भी अपने जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो प्रायोरिटी बेस पे चाहिए होता है, और वो जहाँ तक उसे होता है, मतलब जहाँ तक उसकी ताकत होती है, उसकी ज़रूरत होती है, वो अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ वो करता है। इसी तरह इंसान को भी किसी भी मुआशरे में रहने के लिए सबसे पहले अपनी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो प्रायोरिटी पे रखता है। जे कंपनी में जॉब है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब इंसान किसी तहफ़्फ़ुज़ हो कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ बिला वजह या बगैर किसी कोई सीरियस मिस्टेक के यहाँ से मुझे नहीं निकालेगा। उसको जब तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो वो अपनी दिल लगाकर और अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरी डिटर्मिनेशन से वो काम करेगा, और वही कंपनी के लिए बेहतर है। अगर एक बंदे को हर वक़्त ये खौफ होगा कि पता नहीं मैं आज हूँ, कल मुझे बगैर कोई वजह बताए यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो वो इनसिक्योर जब महसूस करेगा, तो वो उस ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए उस तरह से या उस डिटर्मिनेशन से या उस विलिंग पावर से वो काम नहीं कर सकेगा। तो सेफ्टी नीड्स इसमें आती हैं सर। ओके सर, थैंक यू। तो सेफ्टी नीड के हवाले से अगर हम बात करें तो ये सेकंड स्टेज आती है, और सेकंड स्टेज में इंसान जो है इस लेवल पे खुद को अनसिक्योर फील करता है, ठीक है? उसको वो चाहता है कि अब मेरे पास अगर कोई जॉब है या मेरे पास खाना मौजूद है, मुझे मेरे पास पानी मौजूद है, ठीक है? तो मेरे पास जो कोई सर्विस मौजूद है या फिर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, तो उन सारी चीज़ों की वो जो है वो सिक्योरिटी करना चाहता है, वो उनको सेव रखना चाहता है कि कोई मेरे से छीन ना ले, ठीक है? ये जो मेरे सोर्सेज़ हैं वो ना मुझसे कोई छीन ले। अब देखिए ना कि इसकी अगर हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल जो है वो प्रेज़ेंट करें, तो हम गवर्नमेंट की सर्विस जो है ना वो क्यों लेते हैं? प्राइवेट में भी तो सैलरी वग़ैरह मिल मिल रही होती है, ठीक है? लेकिन हम गवर्नमेंट की जॉब जो है ना वो इस सेंस में लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हम इनसिक्योर नहीं होते, अनसिक्योर नहीं होते। हमें जो है ना वो गारंटी दी होती है कि हम जो सेफ्टी में होते हैं, हमें कोई विदाउट जो है ना वो किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के या कोई क्रोनिक सिचुएशन के जो है ना हमें कोई भी निकाल नहीं सकता, ठीक है? तो मैस्लो ने कहा है कि सबसे पहले जो इंसान है, जो फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं, उनको फिलफिल करता है, और फिर जो उसके पास सोर्सेज होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसके पास हेल्थ के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट होती है, उन सारी चीज़ों को वो क्या करना चाहता है, उनको सिक्योर करना चाहता है, ताकि मुझसे वो कोई छीन ना ले, ठीक है? तो जो थर्ड स्टेज है, उसमें वो कहता है लव एंड बिलॉन्गिंग नीड। इस लेवल पे लव एंड बिलॉन्गिंग टाइम थोड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही बता दूँ इन चीज़ों के बारे में। तो लव एंड बिलॉन्गिंग जो है ना, ये एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसा लेवल है कि इसमें जो इंसान है वो रिलेशनशिप जो है ना वो क्रिएट करता है। इस स्टेज में इंसान जो है वो इफेक्शनेट हो जाता है, इफेक्शन की जो कंडीशन है उसमें चला जाता है। इसमें फिर वो अपना जो लाइफ पार्टनर है उसको वो सेलेक्ट करता है, अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुज़ारने के लिए अपने लाइफ पार्टनर जो है उनकी सिलेक्शन करता है। और इस लेवल में वो मोहब्बत देना चाहता है और मोहब्बत वो लेना भी चाहता है, ठीक है? तो जो 4th नंबर पे जो लेवल हमारे पास आता है सेल्फ एस्टीम। जी सर, ये टर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा करें डिफाइन, ये सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम जी सर बताओ। जी, जी सर। सेल्फ एस्टीम ये है कि जब इंसान मुआशरे में कोई अच्छा काम करता है, या आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा काम करता है, या ज्यादा काम करता है, या वो वहां पे काम कर रहा होता है, एटलीस्ट वो ये चाहता है कि मुझे वहां पे इज्जत दी जाए, मेरी रिस्पेक्ट की जाए। और जब वो अचीवमेंट है, वो चाहता है कि मैं दूसरों से ज्यादा कोई अचीवमेंट हासिल करूं, बेहतर तरीके से काम करूं, और जब मैं बेहतर तरीके से काम करूं तो उसका मुझे रिवार्ड भी दिया जाए कंपनी की तरफ से। मुझे उसकी, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो मेरी रिस्पेक्ट में, चाहे मेरे ओहदे में इजाफा हो। तो इंसान जब अचीवमेंट चाहता है, दूसरों से आगे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है कि एक बंदा जाए तो मैं उसे नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं,
ताकि मुझे उससे ज्यादा इज्जत मिल सके, मुझे उससे ज्यादा रुतबा मिल सके। जिस तरह हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि हम अगर प्राइमरी टीचर है तो इंसान की कोशिश होती है कि वो एलिमेंट्री पे जाए, फिर इस तरह एसएसटी पे, और वो हेड मास्टर पे, और जब वो हेड होता है या ऊपर लेवल पे होता है तो वो कहता है कि मैं स्कूल के लिए ये काम कर रहा हूँ तो मेरे इस काम को सराहा जाए। ओके सर। तो ये जी चीज सर। हमारे पास जो फोर्थ स्टेज है जिसको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं, तो इसको इज्जत नफ्स भी कहा जाता है उर्दू में अगर हम बात करें। तो इसमें इंसान जो है वो खुद की रिस्पेक्ट जो है ना वो चाहता है। वो चाहता है कि सोसाइटी के अंदर मेरा एक स्टेटस हो, मेरी एक स्टीम हो, मेरी एक मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, मुझे लोग मेरे नाम से पहचाने, मेरी एक गुडविल होनी चाहिए। जहाँ से भी गुजरूं लोग जो है ना वो मेरी आइडेंटिफिकेशन करें, मेरा एक स्टेटस होना चाहिए, मेरा एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेल्फ एस्टीम है, इस लेवल पे इंसान जो है ना वो स्टेटस की बात करता है, अपना जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन जो है ना वो करना चाहता है इस लेवल पे। ठीक है। तो मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है उसमें जो लास्ट स्टेज है वो हमारे पास आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जी सर, बात करें जरा, डिफाइन करें ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये होती है कि इंसान जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी है तो वो चाहता है कि मैं इसकी टॉप पे जाऊं। जिस तरह अगर हम स्कूल की बात करें तो वो चाहता है कि मैं जिले का मतलब डीओ बन जाऊं, ईडीओ बन जाऊं या सेक्रेटरी बन जाऊं। इसी तरह लाइफ में है तो वो चाहता है कि मैं सबसे ऊपर हूं, जहां से ताकि सारे लोग, जिस तरह हमने पढ़ा था सेल्फ एस्टीम में, कि मुझे वो ज्यादा इज्जत मिले, मैं अपने आप को सबसे बरतर, वो अपने आप को मकाम पे लेके जाना चाहता है, एक्सपीरियंस के लिहाज से, अपने रुतबे के लिहाज से, और मुआशरे में अपने वजूद के लिहाज से, कि जब भी मुझे एक सबसे आला मकाम हासिल हो, सबसे मैं ऊपर के दर्जे पे जाना जाऊं, या मेरी जो सेल्फ, इससे वो अपने इंसान के अंदर भी होता है कि मैं अपने टॉप पोजीशन, अगर कहीं वो काम कर रहा है तो मैं टॉप पोजीशन पे जाऊं, तभी जाके उसको कल्बी सुकून हासिल होता है। या वो एक पोजीशन हासिल कर लेता है तो ये उसकी नेचर में है, वो चाहता है है? कि सर मैं सम अप करें आप एक टॉपिक को स्टेप मैंने सर, टाइम थोड़ा है, सम अप करें, फहीम जी साहब सर। बात करना चाह रहे हैं। सेल्फ फुलफिलमेंट ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो हो तो वो चाहता है कि मैं इसकी टॉप जो पोजीशन है वो इसको हासिल कर पाऊं। जी जी सर, फहीम साहब बताएं, आप भी बात करना चाह रहे थे। जी सर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? चलें जी, फहीम साहब शायद नहीं बताना चाह रहे, मैं आपको बता देता हूँ। तो सेल्फ जी एक्चुअलाइजेशन सर। जो है, जी जी अच्छा सर, ये है डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। यानी कि कोई इंसान, हर इंसान में ये मुख्तलिफ हो सकती है, इसमें आखिर इंसान जो है वो अपनी जात से बढ़ के सोचता है। यानी कि वो दूसरों के लिए काम करना चाहता है। वो अपनी जो, आप समझ लें कि आखिरत के लिए जो जो है वो काम करना चाहता है। जैसे आप रिसेंट पास्ट में जो है वो ईदी साहब की एग्जाम्पल है, या जी इस जी। तरह से जो लोग बाद में पूरे मुआशरे के लिए काम करते हैं, और ये हर इंसान में मुख्तलिफ हो सकती है। यानी कि जो इंसान में हर इंसान की मुख्तलिफ हो सकती है, यानी कि जो उसका मोस्ट है उसको अचीव करना, हर इंसान के अंदर जो मैक्सिमम उसका लेवल है सर उसको अचीव करने टाइम की कोशिश टाइम जो है। शॉर्ट शॉर्ट है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो स्टेज है, इसमें बहुत कम जो है ना वो लोग पहुंचते हैं। ज्यादा लोग जो है ना वो सेल्फ एस्टीम की सिचुएशन में जो है ना वो इस दुनिया फानी से रुखसत कर चुके होते हैं। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इसमें इंसान अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि नेशन के बारे में सोचता है, लोगों के बारे में सोचता है, लोगों की फलाह बहबूद के बारे में सोचता है। इसमें इंसान को की कोई तारीफ कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ना करे उसको उसके उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमारे पास राशिद मिनास हैं, अब्दुल सत्तारीदी हैं, ठीक है। ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने सेल्फ एस्टीम पे जो है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाकर जो है ना वो काम किया है। क्योंकि इस लेवल में इंसान जो है वो ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को जो है ना वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करता है। अब देखिए राशिद मिनास हैं, वो हमारे पास अजीज भट्टी साहब हैं।
उन्होंने खुद की जान की परवाह ना करते हुए जो है ना वो पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस किया कि मेरी जो नेशन है, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये सुकून से आराम से जो है ना वो ज़िंदगी बसर करें। अगर मेरी जान जा